ये मोदी का मुख्यमंत्रियों से मंथन, बोले हमें खौफ में नहीं आना, दवाई और कड़ाई का दिया मंत्र। एक ही दिन में आए देश के में सामने आए कोरोना के 29,000 केस। मध्य प्रदेश में 817 नए कोरोना संक्रमित। इंदौर भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू। असम की चुनावी रण में उतरे सीएम योगी। बंगाल के बाद असम में किया सभाओं को संबोधित। कांग्रेस कहीं निशाने पर, कहा कांग्रेस की नीति विकास की नहीं है। मध्य प्रदेश में रामलीला से आदिवासियों को साधेगी सरकार। संस्कृति विभाग कराएगा मंथन, धर्मांतरण रोकने से मिलेगी मदद। और बसपा विधायक रामबाई के पति पर एसटीएफ का शिकंजा। गोविंद सिंह की तलाशी में जुटी एसटीएफ। रामबाई के घर पहुंचा जिला प्रशासन का बुलडोजर। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बुलेटिन की शुरुआत लेकिन एक बड़ी खबर दमोह से मिल रही है। पथरिया में विधायक रामबाई के घर कार्रवाई लगातार जारी है। रामबाई के घर के सामने बने गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक रामबाई के घर के सामने बने गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। विधायक रामबाई का बताया जा रहा है गार्डन, और उस पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। जेसीबी के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी वहां मौजूद है। बसपा विधायक रामबाई के पति पर शिकंजा कसा जा रहा है और गोविंद सिंह की तलाश में लगातार एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, विधायक रामबाई के घर के अलावा उनके गार्डन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाया है और लगातार प्रशासन की टीम वहां मौजूद है और उनके पति की एसटीएफ लगातार तलाशी कर रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां जेसीबी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। जेसीबी ने उनकी अवैध मकानों पर भी कार्रवाई की है और साथ ही साथ उनके घर के पास बने गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दमोह से बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता विवेक सेन दमोह से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ ताजा अपडेट? रामबाई के गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर के बाद यहाँ पे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करने के लिए दमोह स्थित रामबाई के निवास पर पहुंची थी और देर शाम यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा रामबाई के जो निवास है उसके जस्ट सामने ही एक गार्डन बना, नवनिर्मित गार्डन बन रहा है और ये नाले की जगह को परिवर्तित कर यहाँ पर बाउंड्री वाल बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा है। और यहाँ सामने देखने मिला है कि दमोह तहसीलदार बबीता राठौर और विधायक रामबाई के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई। उसके बाद यहाँ प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश जारी किए और बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। जी विवेक, विधायक रामबाई भी वहाँ मौजूद है कि उनके सामने ही ये सब कुछ प्रशासन वहाँ बुलडोजर चला रहा है? बिल्कुल, प्रशासन के जब कार्रवाई कर रहा था इस समय रामबाई मौजूद थी और दोनों के बीच दस्तावेज दिखाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। और बताया जा रहा है कि जो सामने नवनिर्मित गार्डन बन रहा है उसमें पहले वहां से नाला निकला हुआ था और नाले की जगह को परिवर्तित कर वहां पर बाउंड्री वाल बनाई गई थी और इस बाउंड्री वाल को प्रशासन ने तोड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, वहीं पूरी मीडिया और सब यहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी में जिला प्रशासन ने ये बाउंड्री गिराई है। जी, उनके घर और मकान गार्डन के अलावा और भी कई ठिकाने हैं जहाँ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। विवेक, अभी सिर्फ यहाँ अगर बात की जाए कार्रवाई की तो पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा गार्डन की बाउंड्री वाल गिराई गई है और अभी पुलिस बल तैनात है। और वहीं गोविंद सिंह की बात की जाए तो गोविंद सिंह की तलाश में एसटीएफ और पुलिस की टीमें अलग अलग गठित की गई हैं और पूरे जिले में जो इनके ठिकाने हैं वहाँ पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और तलाश की जा रही है। जी विवेक, रामबाई से बात करने की कोशिश की अधिकारियों ने, उनका क्या कहना है? उनके पति अभी तक मिल नहीं पाए, एसटीएफ की टीम लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि रामबाई की प्रतिक्रिया नहीं आई है किसी प्रकार से कोई भी, और जब इस संबंध में मीडिया ने बात करने की कोशिश की गई थी तो साफ तौर पर उनका कहना था बेवजह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों को कोर्ट के द्वारा पहले नाम काटा गया था और उन्हें फिर उनका नाम जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां विधायक रामबाई के घर के पास बने मकान पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है और पुलिस प्रशासन और अधिकारी मिलकर रामबाई के पति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर विधायक रामबाई का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि बेवजह उनके पति को फंसाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दमोह से बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन सुबह से ही विधायक रामबाई के घर के बाहर मौजूद है। सुबह से ये कार्रवाई जारी है।
है, उनके अवैध ठिकानों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में उनके गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हाल ही में वो गार्डन बनाया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और उनके गार्डन पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कोलकाता से मिल रही है। ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वादों का पिटारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोल दिया है। बता दें, तमाम वादे उन्होंने किए हैं कि घर घर राशन पहुंचाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये तमाम वादे ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र किए हैं। जिसका इंतजार था वो आज घोषणा पत्र ममता बनर्जी ने जारी कर दिया। 15 मार्च को ही ममता बनर्जी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन आज उन्होंने इस घोषणा पत्र में लिखा है कि गरीब SC ST को सालाना 12,000 रुपए देंगे। साथ ही साथ उन्होंने दुआरे योजना के तहत हर घर तक राशन पहुंचाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया है। कम आय वाले लोगों को 1,000 रुपए का भत्ता भी ममता बनर्जी देगी, इस घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है। बात करें निम्न आय वर्ग के लोगों की तो उन्हें भी सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा ममता बनर्जी ने की है। ST SC को साल का 12,000 रुपए दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। ये तमाम वादे ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। बता दें, गरीब ST SC को सालाना 12,000 रुपए ये ममता बनर्जी ने घोषणा की और उन्होंने कहा है कि ये घोषणा पत्र है, ये राजनीतिक नहीं बल्कि विकास का घोषणा पत्र है। उन्होंने लिखा है कि लोगों के लिए है और लोगों से ही है, ये घोषणा पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। तो ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम वादे घोषणा पत्र में किए हैं। वादों का पिटारा आज ममता बनर्जी ने खोल दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कोलकाता से मिल रही है, ST SC को साल में 12,000 रुपए ममता बनर्जी देगी, घर घर तक राशन पहुंचाएगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी। तमाम वादे इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना के कम बैक ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समीक्षा बैठक की। कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंथन के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ राज्यों में अचानक केस बढ़े हैं, लेकिन हमें खौफ में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा। गांव में कोरोना फैला तो परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हमें कोरोना से उभरते पीक को रोकना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की गति देश में लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना से बचाव का एक ही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। करना PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर सीएम शिवराज से जुड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, केंद्र के तमाम नेता। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होकर चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, वे दिल्ली पहुंच गए हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वे शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री से जुड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं, आज उनका दिल्ली दौरा है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वे शामिल होंगे। और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के फिर बढ़ रहे मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। भोपाल में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा और समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इधर महाराष्ट्र में पहले ही 6 शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना दबे पांव दोबारा पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 817 नए मामले सामने आए। यह इस साल एक दिन में आए कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। इसमें भोपाल के 235 मरीज शामिल हैं। राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1066 हो गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक और सरकार नाइट कर्फ्यू लगा रही है। दूसरी ओर मेलों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। चाहे भोपाल में लगा हुनर हाट हो या ग्वालियर में लगा व्यापार मेला, हजारों लोग यहाँ रोजाना इकट्ठा हो रहे हैं और कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। असम के चुनावी रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दम दिखा रहे हैं। आज वे असम के होजाई में सीएम योगी जमकर ममता बनर्जी पर बरसे और असम की कांग्रेस सरकार पर भी बरसे। उन्होंने मां कामाख्या की पावन भूमि को नमन करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति विकास की नहीं है, कांग्रेस की नीति समृद्धि की नहीं है। उन्होंने कहा मोदी भारत देश को आगे लेकर गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के चलते असम में हमारी सरकार विकास लाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा से गरीबों के साथ रही है। पीएम मोदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण असम में घुसपैठी आए। उन्होंने कहा कांग्रेस की नीति से असम को खतरा है। अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगा करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। अगर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करने जा रहा है। इसका आयोजन भगवान राम से जोड़ने के लिए किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि तथाकथित देशद्रोही लोग आदिवासी समाज के बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं। रामलीला इस देश में हमेशा होती आई है। ऐसा नहीं है कि विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ही रामलीला निरंतर इस युवा केंद्र हमारा सब जिलों में व्याप्त है। वहीं से बच्चों का चयन हुआ है और विभाग उनको प्रशिक्षण कर रहा है। कौन नहीं करता है? ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। माँ शबरी उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। टंटिया मामा यदि इतनी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाए तो माँ काली उनकी साधना का मुख्य केंद्र थी। वो माँ काली के ही साधक थे। इसलिए इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं। जनजाति समाज अनादिकाल से हिंदू था। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला को लेकर मंत्री उषा ठाकुर के पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सुविधा के अनुसार राम जी को याद करती है। आदिवासी समाज के आराध्य राम जी हैं। उन्होंने यह भाजपा का राजनीतिक सोच बताया और कहा कि राम जी तो सबके दिलों में बसते हैं। जानकारी मिली है कि संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आदिवासियों में राम जी को जानकारी देने के लिए रामलीलाएं करेगा। बड़े आश्चर्य की बात है। पर्यटन मंत्री जी का भी बयान आया है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही राम जी को अपनी सुविधा के हिसाब से याद करती हो, लेकिन आदिवासी समाज हमारा, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, देश का हो, उसके तो आराध्य राम जी हैं। उनके तो दिल में राम जी बसते हैं। तो उनके बारे में बताना, मैं समझता हूं, ये केवल एक राजनीतिक सोच हो सकती है। बकाया राम जी सर्वव्यापी हैं और सबके दिलों में बसे हैं। अलग से उनको पहचान की जरूरत है नहीं। प्रदेश की शिवराज सरकार ने होली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 7वें वेतनमान की अरियर की तीसरी और अंतिम किश्त की 75% राशि जारी कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण 1 मई 2020 से अरियर की तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया था, जिसके बाद से ही कर्मचारी इस राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। शिवराज सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4,37,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के खाते में अरियर का भुगतान 31 मार्च या फिर अप्रैल महीने में कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से 7वें वेतनमान के अरियर का 25% भुगतान अक्टूबर 2020 में कर दिया गया था। हालांकि इस फैसले से सरकार के ऊपर करोड़ों का अतिरिक्त भार जरूर पड़ेगा। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। कांग्रेस के टिकट पर दमोह विधानसभा सीट से जीतने वाले राहुल लोधी ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। जुलाई में राहुल लोधी के चचेरे भाई प्रद्युमन सिंह लोधी ने एक बड़ा मलयाला के विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। दमोह उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कसी है। एक और जहां बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी का नाम तय कर लिया है, वहीं कांग्रेस भी चुकाने वाले उम्मीदवार को उतारने का दावा कर रही है। दमोह उपचुनाव में हम लोगों ने जैसे ही इस्तीफा हुआ था, उसके बाद से हम लोगों ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। बीच में अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह गए थे और दमोह को एक बहुत बड़ी सौगात, दमोह मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बजट में भी स्वीकृत हो गया है दमोह का मेडिकल कॉलेज। तो दमोह को एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी सरकार ने दी है और पार्टी की दृष्टि से हमारे वहाँ पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, दौरे चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। हमारे सभी सेक्टरों का गठन हो गया है, सेक्टरों के प्रभारी बन गए हैं। तो काम का जो बंटवारा चुनाव की दृष्टि से होता है, वो बंटवारा लगभग हो गया है और परसों मैं दमोह जाऊंगा। तो उसके बाद फिर अधिकतम समय दमोह में रहकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। प्रत्याशी का चयन तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी करेंगे, किंतु नाम चौंकाने वाला होगा और इलेक्शन दिलचस्प होंगे। तैयारियां क्या हैं इसकी? चूंकि हम लोगों को मालूम था अक्टूबर से ही कि हमें एक बाई इलेक्शन फेस करना है, तो हमने ग्वालियर चंबल संभाग से लौटने के बाद या उपचुनाव से निपटने के बाद ही पार्टी ने तय कर लिया था कि दमोह में भी हम लोग भाजपा को पूरी तरह शिकस्त देने की तैयारी में इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी लगभग स्थानीय स्तर तक और प्रदेश कांग्रेस स्तर तक। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।